वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम नवंबर महीने के इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिलू डियर के बारे में है। मिलू डियर एक बार फिर से वापस आ गया है। यहां पर क्रेडिट जाता है चाइना को। चाइना ने काफी बढ़िया कंजर्वेशन एफर्ट्स किए हैं और मिलू डियर, जो कि एक समय ऐसा लग रहा था कि एक्सटिंक्ट कर जाएगा, उनकी संख्या में वापस से बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये एक रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इसे पेरे डेविड्स डियर नाम से भी पुकारा जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत तक, यानी कि आप ये मान लीजिए कि 1890 1895 के आसपास तो ऐसा लग रहा था कि ये धरती से डिसअपियर ही हो जाएंगे, लेकिन चाइना ने फिर से अपने एफर्ट स्टार्ट किए और फाइनली अब इनकी संख्या काफी हद तक ठीक ठाक हो गई है। ये चाइना के रिवर वैलीज में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। अगर किसी भी प्रजाति का जो एरिया है वो रिस्ट्रिक्टेड है तो डेफिनेटली उनकी संख्या कम होती रहती है। ये नेचुरल और ओपन रेंज हैबिटेट में रहना पसंद करता है। ग्रास और वाटर प्लांट्स को खाता है। ये मड में रोल करना खूब पसंद करते हैं, बहुत मजा आता है इनको, ऐसे लोटते पोटते रहते हैं मीटिंग सीजन में स्पेशली। और इनकी ये जो एक्टिविटी है इससे फार्मर्स को भी थोड़ी सहूलियत हो जाती है क्योंकि जमीन को कल्टीवेट करना ईजी हो जाता है। आईयूसीएन स्टेटस इनका एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है। जंगलों में इनकी संख्या नहीं पाई जाती। जो प्रोटेक्टेड जोन्स है वहां पर इनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है। इनकी मीट के लिए इनको हंट किया जाता है। वेटलैंड हैबिटेट जिसमें ये रहना पसंद करते हैं वो खत्म हो रहा है। और इलिसिट माइनिंग, मतलब जो इनका रीजन है वहां पे माइनिंग की वजह से भी इनको प्रॉब्लम हो रही है। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं तेजस के बारे में। हार्डवर्क बीट्स डेस्टिनी। इस कोर्स के जरिए आप 250 से अधिक घंटों के वीडियो लेक्चर्स में अपने प्रीलिम्स 2022 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एनसीईआरटी की जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके इस कोर्स में कवर हो जाएंगे। प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी को संज्ञान में लेकर आपकी क्लासेस को प्रिपेयर किया गया है। 500 दिनों का सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स का लेक्चर इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। रेगुलर टॉपिक बेस्ड टेस्ट होंगे। 15 फुल लेंथ टेस्ट भी इसका हिस्सा है। प्रीलिम्स का स्टडी मटेरियल और डेडिकेटेड मेंटोरशिप इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इस कोर्स को अवेल करते हैं तो सीसैट के लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। इन कोर्सेज को अवेल करने के लिए आपको जाना होगा video.onlyas.in पे, या फिर आप कॉल कर सकते हैं किसी डाउट के लिए 7007931912 पे, या फिर मेल कर सकते हैं info@onlyas.com पे। आर्टिकल गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन के बारे में है। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। क्यों रिलीज किया गया है ये डॉक्यूमेंट? ताकि हम गैंगेटिक डॉल्फिन्स जो कई बार फंस जाती हैं, स्ट्रैंडेड का मतलब होता है फंस जाना, उन्हें सेफली रेस्क्यू कर सकें और वापस से वाटर बॉडी में रिलीज कर सकें। अब ये फंस कैसे जाती हैं? देखिए, गंगा नदी से कई सारी कनाल्स निकाली जाती हैं इरिगेशन पर्पज से। कई बार ये फ्लो में उस कनाल में चली जाती हैं। उसके बाद ये वापस से गंगा रिवर में जा नहीं पाती और इस वजह से इन्हें काफी परेशानी हो जाती है। डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया गया है टर्टल सर्वाइवल अलायंस के द्वारा, जहां पर उन्हें मदद मिली है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ, इनफैक्ट डिपार्टमेंट है ये, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो इसको भी आपको संज्ञान में लेना है। देखिए, 25 गंगेस डॉल्फिन्स को रेस्क्यू किया गया है इरिगेशन कनाल्स में से वेरियस ईयर्स में। उसी के एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है ताकि अगर कोई डॉल्फिन कनाल में फंस जाती है तो हम उसे बचा के वापस से गंगा में छोड़ सकें। ये जो मैनुअल अभी तैयार किया गया है, इसकी प्रशंसा की है आईयूसीएन कैटेसियन स्पेशलिस्ट ग्रुप ने कि आपने बढ़िया काम किया है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि हम किसी भी जो वल्नरेबल जीव है उसे कैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं गंगेस डॉल्फिन के बारे में। गंगेस रिवर डॉल्फिन इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। कई बार बहुत साधारण सा स्टेटमेंट आपके सामने आ जाता है और कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या इंडिया का कोई नेशनल एक्वेटिक एनिमल है भी? तो हाँ है। जैसे हमें काफ़ी कंफ्यूजन रहती थी कि इंडिया का जो नेशनल गेम है वो हॉकी है, जबकि ऐसा नहीं है। इंडिया का कोई भी नेशनल गेम नहीं है, लेकिन इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गंगेस या गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन। अगर आप इसके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करेंगे तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये मिलेगा आपको इंडेंजर्ड। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। चूंकि इनकी संख्या काफी कम है, इसी वजह से इनके प्रोटेक्शन के पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। जो पॉपुलेशन है वो एज एस्टिमेशन लगभग 4000 है। संख्या बहुत ज्यादा तो नहीं है, समझ में आ रहा है। और ये जो संख्या है ये भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही मोस्टली पाई जाती है।
एक तो संख्या कम हो और दूसरा कोई जीव एक लिमिटेड एरिया में रहता हो तो उसके ऊपर खतरे के बादल कुछ ज्यादा ही मंडराते रहते हैं। ये हमें गंगेज, ब्रह्मपुत्रा और मेघना रिवर सिस्टम में मिल जाती है। इसके अलावा कर्णफुली संगू रिवर सिस्टम में मिल जाती है। नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश का जो रीजन है वहां पर मेनली ये डॉल्फिन हमें दिखती है। जो गंगेज रिवर डॉल्फिन है ये केवल फ्रेश वाटर में ही पाई जाती है। आई रिपीट, ओनली लिव इन फ्रेश वाटर। कई बार जो स्टेटमेंट आता है, ये वर्ड आता है ओनली, इसको लेकर हम अक्सर सशंकित होते हैं कि ओनली आया है तो 90% केस है कि गलत होगा, बट ऐसा नहीं है। कुछ जो ओनली वाले स्टेटमेंट है इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो गंगेज रिवर डॉल्फिन है वो केवल फ्रेश वाटर में ही रहती है और इसेंशियली ब्लाइंड होती है। देखिए, कई बार एक हम लोग कोड वर्ड और तैयार करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, अगर कोई एक्सट्रीम वर्ड है तो वो गलत होता है। अब यहाँ पे इसेंशियली ये एक एक्सट्रीम वर्ड है लेकिन ये सही है। तो दो तो बहुत यूनिक बातें हैं कि ये सिर्फ फ्रेश वाटर में रहती है, इसके अलावा ये इसेंशियली ब्लाइंड होते हैं। तो दोनों ही बातें आप ध्यान रखिएगा। कई बार ये एक्सीडेंटली कनाल में एंटर कर जाते हैं और चूंकि इन्हें जो ढाल है उसके विपरीत जाना पड़ता है और वो ऐसा कर नहीं पाते तो कनाल में फंस जाते हैं। लोग इन्हें कई बार पकड़ के जान से मार भी देते हैं, इस वजह से भी नुकसान होता है। तो डॉल्फिन को बचाने के लिए सरकार ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं रिसेंटली, या मोस्ट रीसेंट इनिशिएटिव की अगर आप बात करेंगे तो अगस्त 2020 में आप चाहिए एक 10 ईयर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसमें रिवर और मरीन, मतलब समंदर में पाई जाने वाली डॉल्फिन, दोनों को ही बचाने की बात की गई। इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इसके पहले 2010 से 20 के लिए कंजर्वेशन एक्शन प्लान फॉर गंगेस रिवर डॉल्फिन भी चलाया गया था ताकि हम किसी भी ऐसी गैंगेटिक डॉल्फिन को बचा सकें जो इरिगेशन कनाल में फंस जाती हैं या फिर उनका जो प्री बेस खत्म हो रहा है, उनको शिकार नहीं मिलता तो भी उन्हें दिक्कत हो रही है, हम उन्हें बचा सकें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स के बारे में है, यानी कि इरिस के बारे में है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ग्लासगो में जो क्लाइमेट समिट चल रही है उसी की तर्ज पे या उसी के दौरान इरिस को लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आइलैंड स्टेट्स जो इंफ्रा डेवलप करते हैं उस संबंध में ये पूरा इनिशिएटिव है। तो ऐसा नहीं है कि हम आइलैंड स्टेट्स जो इंफ्रा डेवलप करेंगे उसमें कोई मदद देने वाले हैं, आप बिल्कुल इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये एक इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव है, तो हम इंफ्रा डेवलपमेंट का कोई प्रयास नहीं करेंगे। रैदर फोकस इस बात पर होगा कि जो भी इंफ्रा डेवलप किया जा रहा है वो क्लाइमेट रिजिलिएंट हो। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई नुकसान हो रहा है तो वो इंफ्रा उसे सहने की क्षमता रखता हो। इसके लिए गाइडेंस दिया जाएगा, जो भी सपोर्ट रिक्वायर्ड है टेक्निकल या कोऑपरेटिव वो दिया जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात नहीं है इंफ्रा डेवलपमेंट को लेकर। तो ये जो इरिस है एक्चुअली में CDRI के द्वारा लॉन्च किया गया ये पहला इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रा, CDRI को 2019 में भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में जाएंगे तो इनफैक्ट अभी हम इंफ्रा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज को लेकर इंडिया ने अभी तक दो बहुत ही बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं। एक तो था इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA और दूसरा था CDRI, कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रा। पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, उसके बाद हम आर्टिकल पे वापस आ जाएंगे। CDRI ये एक इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव है जो 2019 में इंडिया ने इनिशिएट किया। ये दूसरा बड़ा इनिशिएटिव था इंडिया के द्वारा। 2015 में इंडिया ने ISA भी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी लॉन्च किया था। ऑब्जेक्टिव साफ है, हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रा तैयार करना है। 26 देश इसका हिस्सा हैं जिसमें US, जर्मनी, UK, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देश इसका हिस्सा हैं। इसमें किसी नए इंफ्रा को क्रिएट करने की बात नहीं की जाती, रैदर ये एक नॉलेज सेंटर की तरह वर्क करता है जहां पर देशों को मदद दी जाती है कि वो कैसे डिजास्टर प्रूफिंग इंफ्रा डेवलप कर सकते हैं। तो इसी का ये इनिशिएटिव है। CDRI ही इसे ऑपरेशनलाइज भी करेगा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाने का एक प्रयास है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम जो कुछ भी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं उनका नुकसान हमारे क्लाइमेट पर ना हो, आने वाली पीढ़ी को उससे लॉस ना हो, इस चीज का ध्यान रखा जाता है। यहां पर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स हैं यानी कि स्टेट्स, उन पर फोकस किया जाता है। स्मॉल आइलैंड स्टेट्स काफी वल्नरेबल होते हैं क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को लेकर। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं या फिर जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, तो सी लेवल राइज हो रहा है। जो आइलैंड स्टेट्स होते हैं उनका जो समंदर से हाइट होता है, जो मीन लेवल होता है, वैसे भी काफी कम होता है। अगर वाटर लेवल राइज करेगा तो वो सबमर्ज हो जाएंगे, तो एक तरीके से तो उनका मैप से पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाने का खतरा रहता है। CDRI ने अपनी डेटा में ये बताया है कि पिछले कुछ सालों में
एक सिंगल डिजास्टर की वजह से भी कई सारे आइलैंड्स अपनी जमीन का 9% हिस्सा खो चुके हैं, तो खतरा तो है। सिट्स यानी कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, इसमें 38 यूएन मेंबर स्टेट्स आते हैं और 20 ऐसे भी मेंबर्स आते हैं जो यूएन के मेंबर नहीं हैं, ऐसे देश जो यूएस के मेंबर नहीं है, टेरिटरीज जिन्हें एसोसिएट मेंबर का दर्जा दिया गया है, वो वल्नरेबिलिटी फेस कर रहे हैं, वो सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल टाइप की है। ठीक है, तो इस संबंध में थोड़ी मदद कर देगा। यहां पर देखिए, ये वही हम बात कर रहे हैं। सीडीआरआई के बारे में 2 लाइनें रह गई थी कि ये कोई अपकमिंग इंफ्रा तैयार नहीं करते, बल्कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रा है वो कैसे रोबस्ट और रेजिलिएंट हो सकता है ताकि फ्लड, हीट वेव्स, साइक्लोन्स, फॉरेस्ट फायर और रेन को वो अच्छे से हैंडल कर सके। सीडीआरआई का एम भी यही है कि डैमेज और डिस्ट्रप्शन को मिनिमाइज किया जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लासगो ग्लेशियर के बारे में है। एक्चुअली हम केवल ग्लासगो ग्लेशियर के बारे में बात नहीं करेंगे, कई सारे और ग्लेशियर्स के बारे में बात करेंगे। अंटार्कटिका में 100 किलोमीटर लंबा एक ग्लेशियर है, आइस की बॉडी कह लीजिए, उसे अभी नाम दिया गया है ग्लासगो। ग्लासगो एक्चुअली में जगह है स्कॉटलैंड में, जहां पे वर्तमान में क्लाइमेट समिट चल रही है, राइट नाउ चल रही है। वहीं उसी जगह के नाम पर अंटार्कटिका के ग्लेशियर को नाम दे दिया इन्होंने। क्यों? ताकि हम सिग्निफाई कर सकें कि देखिए ये जो लोकेशन है, यहां पे हमने क्लाइमेट की समिट करी थी और हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जहां जहां नुकसान हो रहा है उन्हें नेम करके कुछ सिग्निफिकेंट, एक सिंबॉलिक इवेंट है, कुल मिलाकर ये सिंबॉलिक नेम है। तो ग्लासगोव है तो स्कॉटलैंड में, लेकिन अंटार्कटिका के ग्लेशियर को ग्लासगोव नाम दे दिया गया। जो यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये स्टडी किया है कि अंटार्कटिका के जो गिट्स बेसिन में ग्लेशियर्स हैं वो 1994 से 2018 के बीच में 25% तक थिन हो चुके हैं। 14 ग्लेशियर्स के ऊपर ये स्टडी की गई थी। हम उन्हें बचा सकें, क्लाइमेट चेंज को रोक सकें, इसीलिए उन्हें उन सभी जगहों के नाम दिए जा रहे हैं जहां पर कुछ भी क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट हुआ है पिछले 42 ईयर्स में, सिंबॉलिक तौर पे। जैसे एक ग्लेशियर को नाम दिया गया जिनेवा। 1979 में यहां पर पहली क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके बाद आईपीसीसी बना था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। एक ग्लेशियर को नाम दिया गया रियो। 1992 में पहली अर्थ समिट यही हुई थी, यूएनएफसीसीसी की। एक को नाम दिया गया बर्लिन, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP1 1995 में बर्लिन में ही हुआ था। इसके बाद क्योटो नाम दिया गया एक को। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था, जहां पे हमने ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करने की बात की थी। लीगली बाउंडिंग प्रोटोकॉल था ये। अब आपको लग रहा होगा कि ये लोग ग्लेशियर को नाम दे रहे हैं सिटीज के नाम पे, या फिर लोग मनी हाइस्ट के कैरेक्टर्स का नाम दे रहे हैं। तो खैर ये सारे नाम इन्होंने दे तो दिए हैं, रियो, बर्लिन, क्योटो सिमिलर है, बट कई सारे और नाम दिए गए, लाइक बाली। आईपीसीसी का 4th असेसमेंट रिपोर्ट आया था 2007 में यहाँ। स्टॉकहोम, आईपीसीसी का 5th असेसमेंट रिपोर्ट 2014 में। पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस काफी फेमस है। हमें ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना है, इनफैक्ट टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना। और इंक्योन, आईपीसीसी की मीटिंग यहाँ पे 2018 में हुई थी, और जो टारगेट हमारा पेरिस क्लाइमेट चेंज का था उसे ही हमने वापस से यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की कोशिश की कि क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो चलिए, ये तो पूरा आर्टिकल आपने समझ लिया कि कैसे ग्लेशियर्स के नाम रखे जा रहे हैं ताकि हम उन्हें प्रिजर्व कर सकें। आर्टिकल ग्लोबल मीथेन प्लेज के बारे में है। इतना टेक्निकल नहीं है, नाम पर जाइए। एक वर्ड है मीथेन और दूसरा है प्लेज। प्लेज का मतलब कसम खाना, मतलब हम कुछ प्लेज करने वाले हैं जो कि मीथेन से रिलेटेड होगा। तो क्या ही प्लेज कर लेंगे, यही करेंगे ना कि हम मीथेन को कंट्रोल करेंगे। कॉन्टेक्स्ट यही है कि ग्लोबल मीथेन प्लेज को लॉन्च किया गया। यूनाइटेड नेशंस की COP16 की मीटिंग अभी चल रही है राइट नाउ। ये चल रही है ग्लासगो में, स्कॉटलैंड की। तो जो कॉन्फ्रेंस वहां पे चल रहा है, वहीं पर इस प्लेज को ऑर्गेनाइज किया गया। इनिशियली इसे 90 कंट्रीज ने साइन किया था, हालांकि अभी 103 कंट्रीज जो हैं वो इसको साइन कर चुकी हैं। तो जो संख्या है वो बढ़ रही है और भी रेस हो सकता है इस प्लेज को साइन करें। ये जो प्लेज है इसे प्रपोज किया गया था ज्वाइंटली यूएसए और यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ताकि हम दुनिया में जो मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में उसे कम कर सकें। इसमें साफ था, इस एग्रीमेंट में यह बात कही गई है कि हम डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, यानी कि पेड़ों को नहीं काटेंगे। इसके अतिरिक्त एक टारगेट यह रखा गया है कि 2020 को हम बेस लेवल मानेंगे। जितना मीथेन का एमिशन हम 2020 में कर रहे थे, इसकी तुलना में 2030 में हम 30% कम एमिशन करेंगे। मतलब यह है कि अगर हम 2020 में 100 यूनिट
मीथेन का एमिशन ग्लोबली कर रहे थे, तो 2030 में हम इसे घटाकर 70 यूनिट कर देंगे। यह टारगेट रखा गया है इस प्लेज में। फर्दर अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि ईयू और यूएस समेत 103 देश अभी तक इसे साइन कर चुके हैं। यह संख्या बढ़ भी सकती है। इसमें कुछ बहुत ही बड़े मीथेन एमिटर्स हैं जो शामिल हैं, जैसे कि नाइजीरिया और पाकिस्तान। ये मीथेन का बहुत ज्यादा एमिशन करते हैं, वो भी इसका हिस्सा हैं। सिग्नेटरीज में एक और इंपॉर्टेंट कंट्री ब्राजील भी है, जो कि टॉप 5 एमिटर्स में आता है मीथेन के। यहां पर हम देख रहे हैं कि नाइजीरिया, पाकिस्तान, ब्राजील का नाम लिया जा रहा है। कुछ बड़े एमिटर्स चाइना, इंडिया, रशिया का नाम नहीं लिया जा रहा है, बिकॉज इन्होंने अभी तक इसे साइन नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया ने तो यह कह दिया कि वो इस प्रकार की किसी भी प्लेज को बैक नहीं करने वाले। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो आप समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन गैस है जो बहुत ही तेजी से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है और ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज करता है। अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो सकती है अगर हम मीथेन को कंट्रोल कर ले जाएं तो। जो हमने एक टारगेट रखा हुआ है कि हम ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाने देंगे, हम ये अचीव कर सकते हैं। एक बढ़िया प्रयास हो सकता है मीथेन को कंट्रोल करना। मीथेन के बारे में हमने इतनी बात कर ली है, तो आइए बात करते हैं मीथेन की काबिलियत के बारे में। मीथेन हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ी मात्रा में पाया जाने वाला ग्रीन हाउस गैस है आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब CO2 के बाद अगर कोई सबसे बड़ी मात्रा में पाया जाने वाला ग्रीन हाउस गैस है तो वो मीथेन ही है। वैसे तो मीथेन एटमॉस्फेयर में बहुत लंबे समय तक टिकता नहीं है, खत्म हो जाता है, मतलब कि शॉर्ट लिव्ड है। लेकिन अगर आप देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना ज्यादा पोटेंशियल रखता है अर्थ को वार्म करने का। कम समय तक रहता है लेकिन काम बहुत तेजी से करता है, मतलब इसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने की काबिलियत बहुत ज्यादा है। मीथेन जो अर्थ का हीटिंग इफेक्ट है उसमें 20% कॉज करता है। अगर आप सारे ग्रीन हाउस गैस को कंबाइंड कर लें तो अपने आप में ग्रीन हाउस गैस में जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है उसका 20% तो अकेले मीथेन ही कवर कर लेता है। यूनाइटेड नेशंस ऐसा कहता है कि 25% ग्लोबल वार्मिंग तो अकेले मीथेन ही कॉज कर रहा है। हम मीथेन का इतना बखान कर रहे हैं कि मीथेन को सोच के, मतलब ये सब सुन के यही लग रहा होगा कि ये उनकी तारीफ हो रही है या फिर बेइज्जती, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली में हम उनके बारे में जो बातें कह रहे हैं वो किस दिशा में है। ऑब्वियसली ये मीथेन के नेगेटिव्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को निगेटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं, हमारे पूरे ग्लोब को इंपैक्ट कर रहे हैं। मीथेन निकलता कहां से है? नेचुरल सोर्स से 40% और ह्यूमन सोर्स से 60%, मतलब ज्यादा मीथेन हम निकालते हैं। नेचुरल सोर्स का क्या मतलब है? वेटलैंड और ओशन लगातार मीथेन एमिट करते रहते हैं। काउज या अदर बोवाइंस का भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां से भी मीथेन निकलता है, और टर्माइट्स भी अपने डाइजेस्टिव प्रोसेस में मीथेन निकालते हैं। तो ये तो हो गया नेचुरल सोर्स एटमॉस्फेयर में मीथेन का। दूसरा हो गया ह्यूमन सोर्स। यहां पे ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो सबसे ज्यादा इंसानों की ओर से मीथेन यहां पर एमिट करता है। लैंडफिल्स में जो हम कचरा वगैरह डालते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, कोल माइनिंग, जब गंदे पानी को हम ट्रीट करते हैं, या कई सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में मीथेन एमिट होता है। मीथेन एक फ्लेमेबल गैस है, मतलब ज्वलनशील गैस है, जलती है ये, और दुनिया भर में मीथेन को फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल गैस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी है, इसलिए ये एटमॉस्फेयर में बड़ी ही आसानी से फैल जाता है। तो मीथेन के बारे में और ग्लोबल मीथेन प्लेज के बारे में हमने ये बातें समझी। इंडियन फ्लैप शेल टर्टल के बारे में है। इन्हें सॉफ्ट सेल टर्टल के नाम से भी पुकारा जाता है। इनकी जो आपको ऊपर की सेल मिलेगी ये कंपैरेटिवली नरम मिलेगी। ये बहुत ही कॉमनली पाए जाने वाले टर्टल्स होते हैं जो हमें अपने आसपास आसानी से मिल जाते हैं। इन्हें कई बार इलीगल तरीके से पकड़ के जो स्मगलिंग रैकेट्स होते हैं वो उन्हें बेचते हैं। फॉरेस्ट ऑफिशियल जो उड़ीसा के हैं उन्होंने अभी हाल ही में 40 इंडियन फ्लैप शेल टर्टल्स को एक बास्केट में पकड़ा है जो स्मगल किए जा रहे थे एक रैकेट के द्वारा, ऐसा आरोप है। देखिए ये काफी छोटे होते हैं। इनके अगर आप इस कैरपेस का साइज देखें तो अप्रोक्सीमेटली 350 मिलीमीटर के आसपास आपको दिखेगा। जो इंडियन फ्लैप शेल टर्टल हैं ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मडी वाटर में भी रहना पसंद करते हैं।
भारत के कई सारे राज्यों में ये आपको मिल जाएंगे। अगर आप देशों की बात करें तो ये आपको पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश में मिल जाएंगे। बांग्लादेश में आपको ये इंडस और गंगेस ड्रेनेज में मिलेंगे और म्यांमार में ये इरावदी और साल्वीन रिवर्स में मिल जाएंगे। ये शैलो वाटर में रहना पसंद करते हैं, बहुत गहरे पानी में नहीं। शांत पानी रहे तो इन्हें और मजा आता है। स्टैग्नेंट वाटर अगर रिवर में भी है तो वहां ये आराम से रह लेते हैं। स्ट्रीम्स में भी थोड़ी बहुत है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मार्सेस में पॉन्ड्स, लेक्स, इरिगेशन कनाल, टैंक्स कुल मिला के जहां मिल गया वहां रह लिया, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं होती इनके लिए। जो टर्टल्स होते हैं वैसे ये ऐसे पानी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहां पर सैंड हो या फिर मड हो, क्योंकि ये उसमें गड्ढा खोद के उसी में छिप जाते हैं और बैठे रहते हैं। हालांकि इन्हें धूप भी चाहिए होती है तो ये बीच बीच में पॉन्ड से बाहर निकल के भी बैठते हैं। खाने में ये ऑमनिवर्स होते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, ऐसा चूज ही नहीं है कि ये खाएंगे वो नहीं खाएंगे। पत्ते, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े जो मिल गए सब खा के मजे से रह रहे होते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। तो ये आपको याद रखना है, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल है और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है। थ्रेट की बात करें तो इन्हें कई बार स्मगल किया जाता है और जान से मार दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनके अंदर स्फोडियाजिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो पाई जाती हैं, मतलब एक व्यक्ति के जो सेक्सुअल पावर है इससे बनाई गई दवा उसे इनहेंस करती है। ये कई बार भ्रांतियां होती हैं और इसके नाम पे कई सारे जानवरों को मार दिया जाता है। इनके स्किन से कई बार लेदर बनाया जाता है और कई बार इन्हें चारे की तरह इस्तेमाल किया जाता है मछली वगैरह पकड़ने के लिए। तो इनकी मतलब बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। जो भी लोग स्मगलिंग रैकेट में होते हैं इनकी गर्दन को खींच के वो लोग तोड़ देते हैं, जिससे बहुत ब्लीडिंग होती है और इनकी जान चली जाती है। तो बहुत इनह्यूमन प्रैक्टिसेस ऑप्ट की जाती हैं कछुओं को मारते वक्त। जो टर्टल्स होते हैं इन्हें मीट और मेडिसिन के लिए मारा जाता है। तो कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जाते हैं ताकि इन्हें इनके ओरिजिनल हैबिटेट में बचाया जा सके। कई बार लोग इन्हें पा जाते हैं तो पकड़ के घर में लेके आते हैं, वो टब में या फिर एक्वेरियम में डाल देते हैं। वहाँ साफ पानी होता है, ये मडी वाटर में रहना पसंद करते हैं तो ये वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते। तो हमें पता नहीं होता कि कौन सा कछुआ किस हैबिटेट में रहता है, तो इसीलिए उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में ही रहने दिया जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो के बारे में है। नेट जीरो का मतलब होता है कि जो कुछ भी हम एमिशन करते हैं, अगर हम उसके नेट जीरो की बात कर रहे हैं, लाइक हम CO2 को नेट जीरो करने की बात कर रहे हैं, मतलब यह है कि जितना CO2 का एमिशन हम करते हैं उतना ही उसके सेक्वेस्ट्रेशन के लिए भी प्रावधान करें। जंगल लगाएं, पेड़ लगाएं, या फिर अगर हमारे पास कोई मशीनरी है जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखा जा सकता है तो हम उसका प्रयास करें। मतलब हमें कुल मिला के 50 यूनिट अगर हमने रिलीज किया है तो हम 50 यूनिट माइनस करने की व्यवस्था करें तो अपने आप हमें नेट जीरो मिल जाएगा। तो नेट जीरो का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी हम नेट जीरो करने वाले हैं उसका एमिशन बिल्कुल बंद कर दें, रैदर हम करें लेकिन उसके माइनस करने की भी व्यवस्था करें। COP26 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस अभी चल रहा है। लगभग 450 फाइनेंशियल फर्म्स ने खुद को ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो का हिस्सा बना लिया है। वैसे तो इस अलायंस को 2021 में ही लॉन्च कर दिया गया था। COP26 में इसे मेजरली एंटिटीज के पार्टिसिपेशन के लिए ओपन किया गया। जो UN स्पेशल एनवॉय फॉर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस हैं, उनके साथ साथ यूके के प्राइम मिनिस्टर के जो फाइनेंशियल एडवाइजर थे, दोनों लोगों ने मिलकर COP26 के दौरान पार्टनरशिप करी रेस टू जीरो कैंपेन के साथ मिलकर, और कई सारे जो प्राइवेट एंटिटीज थी उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश की इस अलायंस में। और हम रिजल्ट देख रहे हैं, काफी पॉजिटिव है। कई सारे फाइनेंशियल फर्म्स ने खुद को इसका हिस्सा बना लिया है। ये एक फोरम तैयार करेगा जो लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए, कि वो एक साथ इकट्ठा हो और दुनिया में नेट जीरो ग्लोबल इकोनॉमी की ओर जो वर्ल्ड है उसे लेकर जाएं। मेंबर्स की बात करें तो 450 फाइनेंशियल फर्म्स ने खुद को इस अलायंस का हिस्सा बनाया है, जिनमें ये फर्म्स लगभग 45 देशों से संबंधित हैं। ये फर्म्स कितनी इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आप इस आधार पर लगा सकते हैं कि इन फर्म्स का जो टोटल एसेट है वो $130 ट्रिलियन के आसपास का है। ये सभी फर्म्स एनुअली रिपोर्ट करेंगे अपनी जो भी कार्बन एमिशन टारगेट्स हैं उसको लेकर, जो प्रोजेक्ट्स इनके पास हैं उनसे संबंधित। रेस टू जीरो कैंपेन की बात करते हैं। ये UN बैक्ड ग्लोबल कैंपेन है जो नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ मिलकर एमिशन को कम करने की कोशिश करता है। सामान्यतः हम क्या करते हैं, हम जो स्टेट एक्टर्स हैं यानी कि जो कंट्रीज हैं उनके साथ बातचीत करते हैं, उनकी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं कि एमिशन कम हो। ये कैंपेन
स्टेट एंटिटीज को छोड़ देता है, बल्कि नॉन स्टेट एंटिटीज पर फोकस करता है, जैसे कि कंपनीज, सिटीज, रीजन्स, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इनका उद्देश्य यह है कि 2030 तक हम बहुत ही रिगरस और इमीडिएट एक्शंस लेंगे, जिसके माध्यम से हम ग्लोबल एमिशन को कम करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट पब्लिश किया है। इस स्टेटमेंट के तहत उन्होंने अपनी कमिटमेंट शो की है इन दी फॉर्म ऑफ सपोर्ट। ये सपोर्ट वो किसे दे रहे हैं? ये सपोर्ट वो दे रहे हैं नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम डिक्लेरेशन को। मतलब ये जो डिक्लेरेशन की गई थी, इसके तहत एक नेटवर्क तैयार किया गया है जिसके माध्यम से हम फाइनेंशियल सिस्टम को ग्रीन करने की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल सिस्टम को ग्रीन करने का मतलब क्या है? क्या जो बैंक्स हैं हम उन पे हरे कलर का पेंट लगा देंगे और सारे बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कलर हम ग्रीन कर देंगे? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भी फाइनेंसिंग की जाएगी वो ऐसे सेक्टर्स के लिए की जाएगी जो कम एमिशन करते हैं, या जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स हैं वहां पर ज्यादा फाइनेंसिंग की जाएगी, और जो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर एमिशन इस प्रकार का होता है जो ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करता है, इस प्रकार की फाइनेंसिंग को डिस्करेज किया जाएगा। इस डिक्लेरेशन का एम है हम एक ग्लोबल रिस्पॉन्स तैयार करें जिसके माध्यम से दुनिया का जो क्लाइमेट गोल है उसे अचीव किया जाए। ये जो ग्रुप है इसमें दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स और सुपरवाइजर्स इकट्ठा होते हैं। ये आपस में अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करते हैं। मतलब किस मैकेनिज्म से हम फाइनेंसिंग करें कि दुनिया भर में जो इन्वायरमेंट है उसे सिक्योर किया जा सके, जो क्लाइमेट रिस्क है उसे बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके फाइनेंशियल सेक्टर में। ये जो नेटवर्क है इसे 2017 के दिसंबर में पेरिस वन प्लैनेट समिट के दौरान ही क्रिएट किया गया था। फ्रांस का बैंक डी फ्रांस इसे होस्ट करता है। यहां पर मेन स्ट्रीम जो फाइनेंस है उसे भी मोबिलाइज करने की कोशिश की जाती है ताकि हम सस्टेनेबल इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ सकें। यहां पर जो मेंबर्स हैं वो सेंट्रल बैंक्स होते हैं और फाइनेंशियल सुपरवाइजर्स होते हैं। आरबीआई ने एनजीएफएस को कब ज्वाइन किया? आरबीआई ने इस साल यानी कि 2021 के अप्रैल में एनजीएफएस को ज्वाइन किया। इसके बाद आरबीआई ये उम्मीद करता है कि हमें दुनिया भर के जो बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो सीखने को मिलेंगी, जिसके माध्यम से हम भी ग्लोबल एफर्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जिसके माध्यम से ग्रीन फाइनेंस को बढ़ावा मिलेगा। आर्टिकल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में है। इस इंडेक्स को अभी हाल ही में रिलीज किया गया है। किसने रिलीज किया, ये होगा हमारा सबसे पहला और बड़ा सवाल। इसे रिलीज किया गया है जर्मन वॉच के द्वारा, लेकिन ये इसमें अकेले नहीं बल्कि न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इनके साथ है। तो ये तीन जो एंटिटीज हैं वो मिलकर इस इंडेक्स को जारी कर चुकी हैं। ये है क्या? इट विल वर्क काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल। मतलब कुछ ऐसा जिसके माध्यम से हम कुछ देख पाएंगे, पता कर पाएंगे। क्या पता कर पाएंगे? कि क्लाइमेट प्रोटेक्शन को लेकर जो परफॉर्मेंस है वेरियस कंट्रीज में वो कैसा है। यहां पर 60 कंट्रीज को इवेल्युएट किया गया है जिसमें ईयू भी शामिल है। यहां पर देखिए 92% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है जिन देशों की हम बात कर रहे हैं जिन्हें इवेल्युएशन में लिया गया है। तो यहां पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसी आधार पर यह इंडेक्स बनाया गया है। उद्देश्य ये होगा कि हम ट्रांसपेरेंसी को एनहेंस करें और देखें कि इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स कैसे वर्क कर रही है। मतलब केवल हो हल्ला चल रहा है, बातचीत चल रही है, या फिर कुछ काम की बात भी हो रही है। यहाँ पर अलग अलग देश क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एफर्ट्स कर रहे हैं उनमें हम एक कंपैरिजन भी ड्रॉ कर पाएंगे, कौन बढ़िया कर रहा है, कौन खराब कर रहा है। कैटेगरीज में देखिए यहाँ पर 4 कैटेगरीज में कंट्रीज के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया गया है। पहला है ग्रीन हाउस गैस का एमिशन, और इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है इस इंडेक्स में, दैट इज 40%। देन रिन्यूएबल एनर्जी 20%, एनर्जी यूज 20% और क्लाइमेट पॉलिसी 20%। तो ये वेटेज है इस रैंक में या इस इंडेक्स में कंट्रीज का। क्या निकल के आया? पहली जो 3 रैंक्स हैं यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसे ब्लैंक छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि किसी ने इतना बढ़िया काम किया ही नहीं है कि किसी को फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक दी जाए। कुछ काम का करिए, कुछ बहुत बड़ा करिए, तब इस रैंक में ऊपर जा पाएंगे। डेनमार्क को यद्यपि सबसे टॉप पर 4थी रैंक पे रखा गया है। इंडिया को 10th प्लेस पर रखा गया है। इंडिया ने 3 फील्ड्स में अच्छा काम किया है, जैसे कि हमने ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को घटाया है, एनर्जी यूज हमारे यहाँ बेहतर हो रहा है और क्लाइमेट को लेकर हमारी पॉलिसीज भी बढ़िया हैं।
हालांकि रीन्यूएबल एनर्जी को लेकर हम कुछ बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए रैंक 10th रही है। बाकी इंडिया भी ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव के बारे में है। रेजिलियंस का क्या मतलब होता है? किसी एक्सट्रीम को सहने की क्षमता, सामान्य अर्थों में कहें तो। यूजुअली इसका इस्तेमाल क्लाइमेट के साथ जोड़कर किया जाता है। क्लाइमेट रेजिलियंस मतलब क्लाइमेट चेंज के जो निगेटिव इंपैक्ट्स हैं उनको बियर करने की कैपेबिलिटी। तो ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव COP26 के दौरान ही इसे लॉन्च किया गया। दुनिया भर में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, क्या वो रेजिलियंस रखते हैं जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं उनको लेकर, या क्लाइमेट चेंज को लेकर? ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव है जिसमें हम क्लाइमेट रिस्क को लेकर इकोनॉमिक सेक्टर्स के रेजिलियंस को इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक सेक्टर इस बात को समझे कि अगर उनके पास क्लाइमेट रेजिलियंस नहीं है तो उन्हें कितना नुकसान होने वाला है, और अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उनका नुकसान इकोनॉमिक भी होगा। डेटा इमरजेंसी आप समझिए, आपके पास क्या क्लाइमेट क्राइसिस का प्रॉपर इवेल्युएशन है, क्या नुकसान होने वाला है? जो कोलेशन है वो चाहता है कि आप समझें कि आपका नुकसान कितना होने वाला है, ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं, इकोनॉमिक एंटिटीज हैं, वो इंप्रूवमेंट के काम में इन्वॉल्व हों। यहाँ पर 2 लेवल पे उन्होंने अपनी गोल्स रखे हैं। पहला उनका गोल ये है कि वो रेफरेंस रिस्क डेटा बताएंगे, जहाँ पर इंश्योरेंस रिस्क मॉडलिंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि जब आप सपोज करिए कि अपनी कार का इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो वो देखते हैं कि आपकी कार में कितना नुकसान होने की संभावना है, उसी के बेसिस पे आपकी कार किस कंडीशन में है, उसी आधार पर वो उसका जो भी किस्त वगैरह है जो आपको पे करना होता है वेरियस पार्ट्स में, वो डिसाइड कर देते हैं। तो जो इंश्योरेंस रिस्क मॉडल है उसी का इस्तेमाल करके वो बताएंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना नुकसान होने की संभावना है। दूसरा, ये वो कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइड करेंगे जो कॉर्पोरेट क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर के बारे में होगा। इसका इस्तेमाल जो डेटा या स्टैंडर्ड्स वो डिसाइड करेंगे उसका इस्तेमाल नेशनल एडेप्टेशन प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग में भी कर सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन फाइनेंस यानी कि क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए कुछ पैसा वगैरह कहीं लगाना है तो उसके लिए जो प्लानिंग करनी है उसमें भी इन स्टैंडर्ड्स को इस्तेमाल किया जा सकेगा जो इस इनिशिएटिव के माध्यम से तैयार किए जाएंगे। कौन है पार्टनर्स और सपोर्टर्स? पार्शियल फंडिंग और कुछ और जो फंडिंग है कई सारे इंश्योरेंस सेक्टर्स और पार्टनर इंस्टीट्यूशंस की है, जैसे कि CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रा, कोलिशन फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस इन्वेस्टमेंट, CCRI, ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं। सिग्निफिकेंस ये है कि अगर ये पूरा इनिशिएटिव बढ़िया से इंडेक्स तैयार होता है तो ये पहला क्यूरेटेड ओपन सोर्स रेफरेंस इंडेक्स होगा जिसके माध्यम से हम इवेल्युएट कर पाएंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या नुकसान की संभावना है। ये इनिशिएटिव हेल्प करेगा जो वेरियस इकोनॉमिक एंटिटीज हैं कि वो इवेल्युएट करें कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे उन्हें कितना नुकसान हो सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गंगा कनेक्ट एग्जीबिशन के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने COP26 की मीटिंग के दौरान ग्लासगो की जो सिटी है जहां पर ये मीटिंग हो रही है, गंगा कनेक्ट एग्जीबिशन तैयार किया। एग्जीबिशन का मतलब है कि हम कुछ वहां दिखाएंगे, कुछ शोकेस करेंगे। इसे ऑर्गेनाइज किया गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, सी गंगा क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे, हाई कमीशन फॉर इंडिया, इन सभी लोगों के द्वारा मिलकर। एफर्ट ये है कि गंगा बेसिन में जो भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उन्हें COP26 की मीटिंग के दौरान ग्लोबल लेवल पर शोकेस किया जाए, दिखाया जाए। ग्लासगो में ये एग्जीबिशन स्टार्ट होगा, देन ये यूके की अदर सिटीज लाइक कार्डिफ, बर्मिंघम, ऑक्सफोर्ड और फाइनली लंदन तक इस एग्जीबिशन को लेकर जाएंगे। सी गंगा है सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज। इसे IIT कानपुर में 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और डेटा कलेक्शन के तौर पे काम करेगा। क्या काम हो रहा है गंगा बेसिन में, क्या होना चाहिए, इसके बारे में सब कुछ प्लान किया जाएगा। यह थिंक टैंक की तरह वर्क करेगा जो मदद करेगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की कि वो अपनी पॉलिसीज फ्रेम करें और गंगा बेसिन को बेहतर किया जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी के बारे में है। मतलब एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी जो ये देखेगी कि दुनिया भर में मीथेन का एमिशन कितना हो रहा है। G20 समिट के दौरान इसे लॉन्च किया गया। UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जिसे सपोर्ट मिला यूरोपियन यूनियन का। ऑब्जेक्टिव ये है कि ये क्रेडिबल डेटा तैयार करें कि दुनिया का कौन सा देश कितना एमिशन कर रहा है मीथेन का। फर्दर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन्हें ऑप्ट किया जाए और मीथेन को कम करने की कोशिश की जाए। मीथेन एमिशन को इनिशियल फेज में फॉसिल फ्यूल सेक्टर से ही कवर किया जाएगा। मतलब फॉसिल फ्यूल सेक्टर कितना एमिशन कर रहा है उसे डेटा के फॉर्म में कलेक्ट करेंगे। बाद में हम एग्रीकल्चर और वेस्ट जैसे सोर्सेज भी इवेल्युएशन में लेकर आएंगे। ये USA और EU की जो कमिटमेंट है कि हम 2030 तक 30% एमिशन कम करेंगे मीथेन का, उसे भी ओवरव्यू करते रहेंगे कि ये काम चल रहा है बढ़िया या नहीं। UNEP एक लीडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी है। 5 जून 1972 को बनाई गई थी।
काम बिल्कुल साफ है। दुनिया भर में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, यूनाइटेड नेशन सिस्टम के भीतर रह के ही ये ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी बातचीत करते हैं। इनकी कई सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, लाइक एमिशन गैप रिपोर्ट, एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट। कई सारे इनके कैंपेन है, लाइक बीट पोल्यूशन, UN 75, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वाइल्ड फॉर लाइफ। हेडक्वार्टर है इसका नैरोबी के कीनिया में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यमुना रिवर फ्रॉदिंग के बारे में है। फ्रॉदिंग का मतलब होता है झाग। अभी न्यूज में आपने देखा होगा यमुना नदी के ऊपर एक पूरा झाग देखने को मिला। ये जैसे हर साल होने लगा है या समय समय पर अक्सर ऐसा झाग यमुना नदी में देखा जाता है। ये फ्रॉथ बनता कैसे है? देखिए, जो फ्रोथ है वो हमें कई सारी लेक्स और स्ट्रीम्स में देखने को मिलता है। ये सिंबल है कि जो स्ट्रीम का पानी है या लेक का पानी है वो गंदा हो चुका है, पोल्यूट हो चुका है। जो फोम के बबल्स होते हैं वो तब तैयार हो जाते हैं जब कोई ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है। ऑर्गेनिक मैटर का किसी भी लिविंग मैटर से रिलेशन है, वो प्लांट्स और एनिमल्स कोई भी हो सकते हैं। जो फोम के बबल्स होते हैं वो ऑब्वियसली पानी से हल्के होते हैं, इसीलिए वो पानी पर एक लेयर के रूप में फैल जाते हैं। ये यूजुअली इस वजह से भी कॉज होता है बिकॉज हम देखते हैं कि कई सारी जगहों से या तो अनट्रीटेड या पुअरली ट्रीटेड गंदा पानी नदियों में या वाटर स्ट्रीम्स में छोड़ दिया जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी में चला जाता है जो फ्रोदिंग कॉज करता है। सर्फेक्टेंट्स, जो डिटर्जेंट हम इस्तेमाल करते हैं कपड़े साफ करने के लिए, उसमें एक कंपोनेंट होता है सर्फेक्टेंट। वो प्राइमरी क्लीनिंग एजेंट होता है जो गंदगी को निकालता है। इसके अलावा उसमें फॉस्फेट भी पाया जाता है। ये हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री से जब निकलकर पानी में चले जाते हैं बिना ट्रीट किए तो वहां पर वो फ्रॉदिंग कॉज करते हैं। इसका क्या नुकसान होता है? अगर हम इसके कांटेक्ट में आते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो स्किन में इरिटेशन हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। अगर ये केमिकल किसी भी तरीके से हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब पेट और इंटेस्टाइन की समस्या आ सकती है और टाइफाइड जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हमारा अगर हैवी मेटल्स से होता है जो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स से निकलते हैं तो इससे न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल के बारे में है। नाम से स्पष्ट है कि ये काउंसिल इस तरीके से काम करती होगी कि दुनिया भर में जो व्हीकल्स हैं वो इस तरीके से ट्रांजिशन में आए, जैसे अभी हम पेट्रोल डीजल इनसे व्हीकल्स रन करते हैं जो पोल्यूशन कॉज करते हैं, एमिशन करते हैं, तो हम ऐसे सोर्सेस का इस्तेमाल करें जिससे इन व्हीकल्स में एमिशन जीरो हो जाए। ट्रांसपोर्ट डे जो COP26 का रहा वहां पर इंडिया की ओर से नीति आयोग ने पार्टिसिपेट किया 4th मिनिस्ट्रियल डायलॉग में। ये डायलॉग था जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल का। इसी दौरान ई अमृत पोर्टल भी लॉन्च किया गया। ये क्या है? ये एक ग्लोबल फोरम है जहां पर हम पॉलिटिकल कोऑपरेशन इंश्योर करते हैं ताकि दुनिया भर में जो व्हीकल्स इस्तेमाल की जा रही हैं वो ऐसे एनर्जी सोर्स से रन करें जिससे एमिशन जीरो हो जाए। इस काउंसिल को 2020 में नवंबर में तैयार किया गया था। पर्पस बिल्कुल साफ है, दुनिया भर के मिनिस्टर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स को एक साथ लेकर आना है जो ऑटोमोबाइल मार्केट के हैं ताकि हम फास्टर, चीपर और ईजियर ट्रांजिशन कर सकें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ईसी सानेक के बारे में है। ईसी सानेक डायनासोर की एक नई प्रजाति है। यह प्रजाति हमें ग्रीनलैंड के ईस्टर्न पार्ट में जो एक पेनिनसुला है जेमेसन लैंड का, वहां पर मिली थी। लोकेशन देखिए, यह है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में ये आपको एक पेनिनसुला दिख रहा होगा। मैप बड़ा करते हैं, ये ग्रीनलैंड का मैप है। ये जो पेनिनसुला है इसी का नाम है जेमेसन लैंड। यहीं पर इस स्पीसीज के स्कल हमें मिले थे। जो साइंटिस्ट थे इन्होंने माइक्रोसिटी स्कैन करके इनकी बोन्स का एक 3D मॉडल तैयार किया। इससे हमें यह आइडिया लग गया कि ये एक नई प्रजाति है डायनासोर की। ये पहला एविडेंस है जहां पर हमें ग्रीनलैंड की एक विशेष डायनासोर की प्रजाति मिली है। 2 स्कल तो हमें जुवेनाइल के मिले हैं जो छोटे थे डायनासोर्स, और एक एडल्ट इंडिविजुअल का स्कल भी हमें मिला। ये जो डायनासोर हैं ये 214 मिलियन साल पुराने हैं, मीडियम साइज के थे और इनकी गर्दन लंबी हुआ करती थी। ये हर्बीवोर थे, शाकाहारी थे। सौरोपॉड्स जो धरती पर पाए जाने वाले अभी तक के सबसे बड़े लैंड एनिमल्स रहे हैं, यानी कि डायनासोर्स, ये उनके पूर्ववर्ती थे। मतलब माना जाता है कि यही डेवलप होकर आगे सौरोपॉड्स बन गए थे। हमारा फर्स्ट आर्टिकल क्लाइडेबैंक डिक्लेरेशन के बारे में है। अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने इस डिक्लेरेशन को अनाउंस किया है। ग्लासगो में COP26 का कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसी दौरान इस डिक्लेरेशन को लॉन्च किया गया। यह डिक्लेरेशन एसोसिएटेड है ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर से। ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स का क्या मतलब है? हम कैसे शिपिंग कॉरिडोर को ग्रीन करेंगे? क्या हम समंदर के बीचों बीच पेड़ लगाने वाले हैं?
या फिर समंदर में घास उगाने वाले हैं। कैसे होगा ये शिपिंग कॉरिडोर ग्रीन? शिपिंग कॉरिडोर को ग्रीन करने का मतलब है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो अदर ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके एमिशन को जीरो कर दें। ये कॉरिडोर जहां से शिप्स गुजरते हैं, चूंकि शिपिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करती है, तो जो भी शिप्स यहां से जा रहे हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ना करें। इन बिटवीन जो भी पोर्ट्स हैं जहां पर ये शिप्स खुद को डॉक करते हैं, वहां पर भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन खत्म कर दिया जाए। तो इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है, दो पोर्ट्स के बीच में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हमें जीरो करना है। इस डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग हमें 2050 तक कम से कम ऐसे 6 ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स डेवलप करने हैं। अभी तक इस डिक्लेरेशन को 22 देशों ने साइन कर दिया है। यह संख्या आने वाले समय में और भी बढ़ सकती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया ने अभी तक इसे साइन नहीं किया है। आई रिपीट, इंडिया ने अभी तक इस डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंटरनेशनल शिपिंग से एसोसिएटेड डेटा के अकॉर्डिंग 90% जो वर्ल्ड ट्रेड होता है वो 3% ग्लोबल कार्बन एमिशन कंट्रीब्यूट करता है। मतलब कि ये ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करता है और क्लाइमेट चेंज को आगे बढ़ा रहा है। डीकार्बनाइजेशन के एफर्ट के बगैर 2050 तक हो सकता है जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो 50% तक ग्लोबल कार्बन एमिशन करने लग जाए। हमें इसे रोकना होगा और इसके लिए प्रयास भी करने होंगे। आर्टिकल सफर के बारे में है। इसका फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्ट रिसर्च। यहां पर देखिए, दिवाली के एयर पोल्यूशन के बाद 4 इंडियन सिटीज में दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और पुणे में इसे स्टडी किया गया। इसे डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा और इसे ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। नाम से एकदम साफ है, ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पर एयर क्वालिटी को इवेलुएट करता है, वहां पोल्यूशन का क्या लेवल है उसे स्टडी करता है। इंडिया का जो पहला एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम था जो दिल्ली में लगाया गया था, उसी का इंटीग्रल पार्ट है ये। प्रॉपर कलर एलईडी डिस्प्ले होता है जो बताता है कि एयर क्वालिटी का लेवल क्या है और 72 घंटे पहले ही एयर क्वालिटी की जानकारी दे दी जाती है। यहां पर टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, यूवी रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, इन सब की जानकारी मिलती है। कौन कौन से पोल्यूटेंट्स यहां पे मॉनिटर किए जाते हैं? PM 2.5, PM10, ओजोन, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टोलीन, जाइलीन और मरकरी। ऑब्जेक्टिव यही है कि पॉलिसी मेकर्स को मदद करें कि क्या बदलाव करनी चाहिए या फिर क्या नियम कानून बनाएं कि पोल्यूशन कंट्रोल में आ जाए, फर्दर लोगों को अवेयर किया जाए, मिटिगेशन मेजर्स ऑप्ट किए जाएं ताकि पोल्यूशन से बचा जा सके। अगला आर्टिकल है वाटर कमोडिफिकेशन के ऊपर। आइए सबसे पहले समझते हैं कमोडिफिकेशन क्या होता है। जब आप किसी चीज को मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं, मतलब मार्केट की डिमांड और सप्लाई के ऊपर जब किसी चीज का प्राइस डिटरमाइन होता है तो इसी को कहा जाता है कमोडिफिकेशन। अब यहां पे वाटर की बात हो रही है तो वाटर का प्राइस अब डिपेंड करेगा किस तरह की डिमांड है और किस तरह की सप्लाई है। अभी रिसेंटली इसको एक स्टेप फर्दर लेके गई है आपकी शिकागो स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे इन्होंने लॉन्च किया है नैसाड वैलीज कैलिफोर्निया वाटर इंडेक्स को। इसकी शॉर्ट फॉर्म है NQH20, जिसमें इसकी मदद की है वैलीज वाटर लिमिटेड ने। यह लॉन्च किया गया था दिसंबर 2020 में और यह पहली बार है जब हमने वाटर को एज अ फ्यूचर प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है। अब इसी बात पे यूनाइटेड नेशन स्पेशल रिपोर्टर ऑन ह्यूमन राइट टू सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने यह कहा है कि वाटर को कमोडिटी के तौर पे खरीदना और बेचना कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। हमें वाटर को एज अ फाइनेंशियल एसेट एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। ऐसी ही कुछ इंफॉर्मेशन इन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दी है। फर्दर अब बात करते हैं डुबलिन स्टेटमेंट ऑन वाटर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1992 की, जहां पर पहली बार वाटर को रिकॉग्नाइज किया गया था एज ए इकोनॉमिक गुड और इसके बाद से वाटर को एक फाइनेंशियल एसेट माना गया है। जब भी हम वाटर के यूज और प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो हम डुबलिन स्टेटमेंट का ही रेफरेंस देते हैं, जिसके 4th प्रिंसिपल में ये सब कुछ मेंशन्ड है। अब बात की जाए डुबलिन स्टेटमेंट ऑन वाटर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1992 की, तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1992 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी वाटर एंड एनवायरनमेंट पे, जिसकी आउटकम रही थी ये डुबलिन स्टेटमेंट। ये आयरलैंड के एक शहर डुबलिन में हुई थी और
यहां पर जो आपकी डिक्लेरेशन आई थी, इसी को प्रेजेंट किया गया था आपकी रियो अर्थ समिट में, जिसे हम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं, जो रियो दी जेनेरियो में जून 1992 में हुई थी। इसके अलावा इन डुबलिन प्रिंसिपल ने एक तरह से वाटर की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया था, जिससे हम यह समझ पाए कि ह्यूमन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। यहां पे यूनेस्को, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने मिलकर एक रिपोर्ट रिलीज की है। इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट कार्बन सिंक अंडर प्रेशर। यहां पर पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने ग्रीन हाउस गैस एमिशन की असेसमेंट की है उन एरियाज में जहां पे आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर फॉरेस्ट कवर मिलता है। इसमें हमने लगभग 69 मिलियन हेक्टेयर एरिया को कवर किया है, जो लगभग 13 बिलियन टन कार्बन को स्टोर करता है वेजिटेशन और सॉइल की फॉर्म में। जनरली यहां पे आपके ट्रॉपिकल साइट्स को इंक्लूड किया गया है, जहां पे सबसे ज्यादा कार्बन स्टोर होता है। उसके अलावा इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 190 मिलियन टन कार्बन को हर साल ये फॉरेस्ट कवर अब्सॉर्ब करता है सिंस 2001। अब बात की जाए वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन से, जो 1972 में बनी। यहां पर हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली है कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड। ये सभी साइट्स आपके ह्यूमंस के लिए एक यूनिवर्सल वैल्यू रखती हैं, चाहे हम यहां पे बात कर रहे हो कंट्रीज की या जनरेशंस की। इसके अलावा यहां पर यूनेस्को का एम यह है कि हम इंकरेज कर सके इन ऐसी साइट्स का आइडेंटिफिकेशन, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, जो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लगभग 110 कंट्रीज को कवर करते हैं, जहां पे 350 मिलियन हेक्टेयर एरिया को ये कवर करती हैं। ये एरिया लगभग अर्थ का 1% एरिया को रिप्रेजेंट करता है और 0.6% वर्ल्ड के ओशन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो साइट्स हैं ना केवल ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जहां पर ये कंट्रीब्यूट करते हैं लोकल कम्युनिटी के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बहुत ही क्रूशियल इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये लगभग 2/3 ऐसे भाग को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि क्रिटिकल सोर्स है आपके फ्रेश वाटर का, और उसके अलावा आधे से ज्यादा ऐसा एरिया है जो आपके फ्लड और लैंडस्लाइड को प्रिवेंट करता है। इस आर्टिकल में इतना ही। देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल है क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर। अभी रिसेंटली इंडिया ने कहा है कि हम COP26 यानी UNFCCC की जो 26th मीटिंग होगी ग्लासगो में, उसमें क्लाइमेट जस्टिस के इशू को उठाएंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं क्लाइमेट जस्टिस क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज के प्रति वर्नेबिलिटी हर कंट्री की अलग है, तो इसी तरह से जो उस कंट्री के लोग हैं वहां पे भी उन लोगों पे जो वर्नेबिलिटी इंपैक्ट है वो अलग अलग होगा क्लाइमेट चेंज को लेके। मान लीजिए अगर बात की जाए अंबानी की और बात की जाए एक ऐसे इंसान की जो बिलो पॉवर्टी हो, तो इन दोनों पे जो क्लाइमेट का इंपैक्ट है वो अलग होगा। और इसी के बारे में बात करता है आपका क्लाइमेट जस्टिस। यहां पे हम इस चीज को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं कि जो पॉपुलेशन अंडर प्रिविलेज है, मतलब जिनके पास संसाधनों की कमी है, उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज का एज कंपेयर टू दोज हु आर वेल ऑफ। इसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। मान लीजिए 2 इंसान हैं, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है मोहन। अब राम के पास एक पक्का घर है और मोहन के पास एक कच्चा घर है। अब क्लाइमेट चेंज के कारण जो आपका रेनफॉल पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। अब राम को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका घर है पक्का। वेयरएज अगर बात की जाए मोहन की, अब एकदम से जब बरसात ज्यादा होगी तो मोहन की वर्नेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू राम। तो यहां पे हम क्लाइमेट जस्टिस में इसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इस आर्टिकल में इतना ही। धन्यवाद।